नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। प्रणाम आदित्य जी। जो कुछ ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हो रहा है, जिस तरह से ड्रग माफिया पर नकेल कसने की कोशिश लूला सरकार ने की है और उसके बाद जो हंगामा वहां बरपा हुआ है, 80 से ज्यादा लोग मर गए हैं। क्या उस पूरी कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, ऐसा नहीं लगता? देखिए, रियो डे जेनेरो मेरा एक फेवरेट सिटी है और ब्यूटीफुल सिटी। सब मैं बोलूंगा सब लोग जाए वहां पे, लेकिन वहां पे फवेला से बच के रहें। फवेलास है, ये सारा एक्शन फवेलास पे हो रहा है। और फवेलास जो है वो एक तरीके जैसे झुग्गी झोपड़ी होती है भारत में, उस तरह का एरिया है। और वहां पर सालों से ये चर्च ने फैलाया था, कैथोलिसिज्म में फैलाया था। वहां पे सालों से ड्रग पेडलर्स रह रहे हैं, सालों से, अभी से नहीं। लूला जो है स्वयं ही उनके वोट से और सपोर्ट से जीतते रहे हैं। और वो वहां का, आप बोलिए कि जैसे कि वो ब्राजील की कांग्रेस पार्टी है, लूला की पार्टी। और उनके जो अपोजिशन है बोल्सोनारो, वो आप सोचिए, उनको ऐसे सोचिए कि रोल्स रिवर्स हो गए सारे। तो पहले लूला जीते उनके सपोर्ट से, उनका जो अपोजिशन है, जो अमेरिका ने सपोर्ट किया था, बोल्सोनारो, जो मोदी के अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो एक्चुअली एंटी ब्राजील प्रेसिडेंट थे वहां की लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से। और अब वो बैठे हैं न्यूयॉर्क में रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस के लिए। और उन्होंने ड्रग कार्टल्स को सपोर्ट किया टू टॉर्मेंट लूलास गवर्नमेंट। तो खेल बदल गया, क्योंकि लूला जब सत्ता में आए, इन्होंने प्रो ब्रिक्स, मतलब भारत के साथ, रशिया के साथ और चाइना के साथ काम करने की शुरुआत करी। तो ये जो सारा एक्शन जो दिख रहा है आपको, ये इंटरनल क्लेंजिंग है। और ये एक तरीके से दिखाता है, क्योंकि सारे वेपन्स जो ड्रग पैडलर्स यूज करें वो अमेरिकन है। तो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन जो बोल्सोनारो के साथ और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, वो ये चल रहा है उधर। तो इसमें ज्यादा हम लोगों को कुछ देखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज लूला विल क्रश देम। और रियो के लिए बड़ा अच्छा समय है ये, क्योंकि वो सारे के सारे एरियाज नियर द एयरपोर्ट और यहाँ पे ये फवेलास, ये सारे के सारे कंट्रोल्ड थे कंप्लीटली बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन, ड्रग पेडलर्स। तो ये उनको सफाई का काम चल रहा है। एंड आई थिंक दिस विल बी हेल्पिंग ब्राजील इन द लॉन्ग रन, अगर आप देखें तो। लेकिन आप ऑब्वियसली इट इज कनेक्टेड टू लार्जर जियोपॉलिटिक्स। सारी अमेरिकी सेनाएं वेनेजुएला की कोस्ट में है, नॉर्थ साइड में है। वेनेजुएला के बाद आता है ब्राजील। तो ब्राजील को भी लग रहा है कि इसलिए ब्राजील बात कर रहा है भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम देखने के लिए, और भारत का तेजस एयरक्राफ्ट चीज देखने की सोच रहा है वो। वो इसीलिए सोच रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये फ्यूचर में कई कॉन्फ्लिक्ट्स उसके इंडिपेंडेंस को ही खत्म ना कर दे। इस एक्शन को आप इस तरह देख सकते हैं कि ये इंटरनल क्लेंजिंग है। जैसे भारत ने नक्सल्स को हटाया, जैसे ये लोग कर रहे हैं इन ड्रग पेडलर्स को हटाने के। लेकिन यहाँ पे फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, जस्ट लाइक पहले होता था नक्सल मूवमेंट में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होता था पहले। लेकिन और ये मतलब या ऐसी रिपोर्ट्स आती थी, यहाँ पर सेम वैसे ही है कि ये ड्रग पेडलर्स जो है अमेरिकी वेपन्स के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे, कर नहीं पाएंगे बिकॉज ब्राजीलियन फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। तो अभी 2500 फोर्सेस गई हैं, 2500 ट्रूप्स भेजे उसने, और शायद बढ़ा भी देंगे इफ देयर इज अ नीड। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप की और लूला की मुलाकात हुई थी, उसके बीच में भारतीय मीडिया में बड़ी चर्चा थी कि देखिए लूला किस तरह से अकड़ कर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, ये बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर वो एकदम से हमारे प्रधानमंत्री के साथ कंपैरिजन कर देते हैं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री तो मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, डर के मारे मलेशिया नहीं गए, आसियान नहीं गए, क्योंकि वो सामना नहीं कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। इस तरह की बातें भारतीय मीडिया में हो रही थी। तो क्या अब ये भी चर्चा होने लगी कि लूला ने अकड़ दिखाई तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर दी। और आप सही कह रहे हैं, ये रिजीम चेंज है, वो ऑपरेशन जो भारत में भी ये लोग चलाते ही आ रहे हैं ना, ये जो डीप स्टेट है, CIA है।
एक्चुअली क्या है कि ब्राजील में रिजिम चेंजिंग ऑपरेशन चल नहीं सकता। द रीजन इज कि पोर्चुगीज में ने हमेशा कोऑपरेट किया था चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ, हमेशा किया था। दैट्स हाउ दे वर एबल टू सेव दैट लैंड फॉर पोर्चुगीज, ओके, स्पेनिश के अगेंस्ट। तो बाय डिजाइन हो नहीं सकता रिजिम चेंजिंग इन ब्राजील। भारत में तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इधर भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कुछ मीडिया लोग बोल रहे थे जूता, लेफ्ट जूता उनकी तरफ दिख रहा था, वो तो यहाँ पे स्कॉट बेसेंट बैठे हुए थे, उनका जूता भी उनकी तरफ ही था, या फिर मार्को रूबियो था, उनका भी जूता इस तरफ था। तो ये सब तो बेकार की बातें हो गई कि जूते का डायरेक्शन देख के आप डिसाइड कर रहे कौन किसके फेवर में कौन नहीं है। और दूसरा, आपने भारतीय अपोजिशन की बात करी। भारतीय अपोजिशन में तो राहुल गांधी अभी घूम रहे थे कोलंबिया में, और किससे मिल रहे थे, किस किस को मिल रहे थे, क्यों गए थे, ये तो किसी ने बताया नहीं। और स्पेनिश कंट्री में जाके आप इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हो, उनको तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो कौन सुन रहा था आपके लेक्चर? अगर इंग्लिश वाले सुन रहे थे तो कौन सुन रहा था? द ओनली पीपल हु स्पीक इंग्लिश इन कोलंबिया आर द यूएस ट्रूप्स। तो क्या यूएस ट्रूप्स सुन रहे थे? तो आप यूएस ट्रूप्स को लेक्चर दे रहे थे। तो ये सब जो एक्चुअली वो सत्य तो सबको मालूम ही होगा कि क्या कर रहे थे, लेकिन ये अपोजिशन का आर्ग्यूमेंट सब टोटली बेसलेस कि जूते के डायरेक्शन पे आप डिसाइड कर रहे हो कि लूला, और क्या लूला सख्ती से खड़े हुए ट्रम्प के सामने? नहीं। यूएस सेनेट ने बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ अमेरिकन कॉफी शॉप्स लाइक स्टारबक्स, उन्होंने सैंक्शंस ड्रॉप करने के लिए स्वयं ही स्टेप लिया, बिकॉज उससे कॉफी की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी। अभी हॉलिडे सीजन शुरू होने वाला है, एंड 35 to 40% ऑफ ऑल कॉफी, कुछ लोग बोलते हैं 70% तक, कम्स फ्रॉम ब्राजील। इसलिए सैंक्शंस ड्रॉप किए गए। देखिए क्या होता है, जहां भी ऐसा बोलते हैं ना, इंग्लिश की कहावत होती है, वेयर द मनी गोज अटेंशन फ्लोज। अगर जिस तरफ पैसा फ्लो कर रहा है उसी तरफ सबका अटेंशन जाता है। तो यहाँ पे पैसा रुक रहा था, और या फिर आप बोलेंगे कि अमेरिका में कॉफी की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, राइट्स हो जाएंगे अमेरिका में, तो इसलिए उन्होंने सैंक्शंस ड्रॉप करे। लेकिन वैसे भी तो खुंदक में तो रहते हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प लूला के साथ, क्योंकि लूला ने, आपको याद होगा जब 50% टैरिफ लगाया था, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कहा था कि मैं ट्रम्प से फोन पे बात क्यों करूं, मुझे बात करनी होगी तो मैं मोदी से बात करूंगा। तो ये जो थोड़ी बहुत बातें वो करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प को तो दुख पहुंचाता ही होगा ना। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को दुख तो हर चीज से पहुंचता है। उनको तो दुख पहुंचता है कि अपोजिशन ने कुछ बोल दिया। डोनाल्ड ट्रम्प को सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेट से इस समय, क्योंकि वो इस समय पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, वो इमरजेंसी प्रोविजंस लगा रहे हैं टू कैरी आउट देयर एजेंडा। दैट इज अ बिगर थ्रेट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। और डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बात अच्छा किया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, कि उन्होंने ही डिसाइडेड टू नॉट कंटेस्ट द गवर्नमेंट शटडाउन। उससे भी डेमोक्रेट्स को नुकसान हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम डेमोक्रेट जो है बाकी जो कांग्रेशनल वेज के थ्रू दे कमिंग बैट हिम, दैट इज अ बिगर थ्रेट टू डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी देन एनीथिंग एल्स। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प को ये फर्क नहीं पड़ता है लूला क्या बोलेगा, लूला क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि दैट इज एक्सटर्नल मैटर टू हिम। उसको उनको चाहिए वेनेजुएला का ऑयल, एंड दैट ही इज गोइंग टू अटेन। वो अब मुझे ये देखना है, क्योंकि सडनली जो मारिया थी, और सडनली देयर आर सम पीपल हु वैनिश्ड ओवरनाइट, जो जो ट्रम्प ने जो फोर्सेस लगाई थी वहां पे, प्लस रशियन वैगनर इज इन वेनेजुएला। वैगनर जो उनका प्राइवेट आर्मीज होती है, मर्सिनरी फोर्सेस होती है, दे आर जो यूक्रेन में थी पहले, अब वो आ गई है वेनेजुएला में। तो इट्स गोइंग टू गेट इंटरेस्टिंग नाउ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल विथड्रॉ द फोर्सेस फ्रॉम वेनेजुएला। डर के मारे? डर है या फिर स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है। तो स्ट्रेटेजिक लॉस से बचने के लिए, सी डरते तो ये लोग नहीं है, लेकिन एग्जिट करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये वियतनाम ना बन जाए, प्रॉब्लम ये है। तो वियतनाम नहीं बनाने के लिए उसको विथड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि वहां वैगनर भी पहुंच गया है, चाइनीज एमएसएस भी है, या फिर कोई और फोर्सेस भी होंगी, और पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका इज यूनाइटेड। बोलीवार
पूरा यूनाइटेड है, फ्रॉम चिले, उरुग्वे, पेरू, इक्वाडोर। तो कहाँ कहाँ से अमेरिका भागेगा उसके बाद? दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू क्वाइटली मूव अवे। 2-3 बोट्स को मारेंगे और बोलेंगे कि हमने एक टारगेट अचीव कर लिया, उसके छोड़ देंगे। तो बोट्स को तो ये पहले भी टारगेट कर रहे थे। अब तो अगर यहाँ से अमेरिका विड्रॉ करता है वेनेजुएला से, तो आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं रूस के बीच में और अमेरिका के बीच में। रूस अपनी एक मिसाइल जिसकी कि वो जो न्यूक बताई जा रही है उसको टेस्ट कर रहा था, तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी तो एक पनडुब्बी आपके पास पहुंच गई है। तो ये जो बातें होती हैं ये सिर्फ कहने के लिए होती है, इनके पीछे वाकई कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि दोनों देश आमने सामने आ जाएंगे। और अगर वेनेजुएला में आमने सामने आ रहे हैं, अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, तो फिर तो यही कहा जाएगा ना कि अमेरिका को डर लग रहा है कि कहीं कोई और वॉर ना शुरू हो जाए उसके सिर पर। देखिए क्या है कि जो वेनेजुएला और हम बात करते हैं रशिया की न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, जो कि वो पूरी दुनिया में घूम सकती है अनलिमिटेड टाइम तक, और इट कैन टारगेट एनी प्लेस दे वांट एट द टाइम ऑफ देयर चूजिंग। ऐसा कोई वेपन दुनिया में कहीं है नहीं। और ये रशियन इंजीनियरिंग का मैं, इट इज रिमार्केबल दैट दे हैव अचीव्ड दिस। अमेरिकन डिप्लॉयमेंट सीक्रेट होते हैं। अमेरिकन डिप्लॉयमेंट्स प्रेसिडेंट को भी पता नहीं होते। तो जो उन्होंने रिप्लाई दिया कि हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन वहां खड़ी हुई है, दैट वाज, उस पर शायद पुतिन हंस दिए होंगे 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि क्योंकि कोई भी अपनी डिप्लॉयमेंट ऐसे बताता नहीं है। अमेरिकन नेवी का पॉलिसी होता है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल पे, और वहां के हम भारत के नेवी चीफ तक को परमिशन नहीं है कि कहाँ पर भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन है। मतलब वो भी एक्सेस के थ्रू जाते हैं, एडमिरल्स भी। ओके, उसकी उसकी खबर सिर्फ पीएमओ को होती है या नेवी चीफ को होती है, तो बाकी किसी लोअर एडमिरल्स को नहीं होती। ये भारत की न्यूक्लियर सबमरीन है। तो आप सोचिए अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन कैसे काम करेगी? किसी को पता ही नहीं होता वो कहाँ काम कर रही है। जिस वैसे मैंने सुना था, एक रिपोर्ट सुना था कि आईएनएस अरिहंत को देखा गया अटलांटिक ओशन में कुछ साल पहले, 1 साल पहले शायद, और फिर अचानक एक और न्यूक्लियर सबमरीन भारत की दिखाई दी साउथ साउथ चाइना सी में। तो किसी को पता नहीं कहाँ है। तो इसलिए ये डिप्लॉयमेंट्स के बारे में जब ट्रम्प रिप्लाई करते हैं, तो दैट इज ए जस्ट ए टॉक, क्योंकि एक्चुअल डिप्लॉयमेंट तो हो चुका है, कहाँ पे किसी को पता नहीं है। और रशिया का भी डिप्लॉयमेंट क्या ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल ही रशियन सबमरीन जो थी सिर्फ 60 मील दूर थी मायामी से, वहां पे एक्सरसाइज कर रही थी, इंटरनेशनल वाटर में कर सकती है। तो ऐसा अगर रशिया करता है तो ये लोग भी कर सकते हैं। क्या रशियन सबमरीन तो अभी दिखाई दी थी वेनेजुएला के पास में, तो वो भी वहां पे मौजूद है। तो जस्ट अमेरिकन डिप्लॉयमेंट नहीं है, रशियन डिप्लॉयमेंट भी है वहां पे। लेकिन ये जो आपस में जिस तरह के रिलेशन अब नजर आ रहे हैं रूस और अमेरिका के बीच में, आपको लगता है कि हालात और खराब होने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए रूस तो लगातार यूक्रेन को टारगेट कर रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार बमबारी हो रही है। अब तो जेलेंस्की भी कह रहा है कि बहुत तबाही हो गई है, इसको रोको। और अमेरिका जो बहुत बड़ा दादा बनकर आया था, या डोनाल्ड ट्रंप की मैं रुकवा दूंगा, अलास्का तक में बातचीत हुई, वो बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी नाकामी है ना, जो कहते थे 24 घंटे में रुकवा दूंगा, अभी तक बात बन ही नहीं पा रही है। रूस तैयार ही नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, वो तो अपनी शर्तों पर चाहता है सब कुछ। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प भी 8-1 हो गए, 7 रह गए। उन्होंने 8वां ऐड कर दिया था अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर। एनीवे, ये एक्चुअली यूक्रेन युद्ध तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, बंद होने वाला नहीं है जब तक कि यूएस को गारंटी रशिया नहीं देता है कि मिनरल राइट्स आपको मेरी ऑक्युपाइड टेरिटरी से भी मिलेंगे। अब जेलेंस्की के हाथ से बाहर बात चली गई है। अब बाय द वे आपको बता दो एक फैक्ट, जेलेंस्की इज द टॉप 10 लैंड ओनर ऑफ यूएसए। उसके पास 913,000 एकड़ की लैंड है। ओके, सो ये है पाथफाइंडर्स ऐसा कुछ रिपोर्ट आया था। सो पाथफाइंडर्स करके रैंच है उसकी। तो क्यों जेलेंस्की इज मेकिंग मनी, जेलेंस्की इज मेकिंग मनी। फिर आपका
यूएस इज मेकिंग मनी, नाटो इज मेकिंग मनी, और रशिया भी इसके थ्रू मिलिट्री प्रिपेयरनेस बढ़ा रहा है। तो देयर इज नो इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर एनीवन टू स्टॉप। पैसा जहां पे, जब सब लोग ही पैसा बना रहे इस युद्ध से एट द कॉस्ट ऑफ जेलेंस्की एंड यूक्रेन, तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है यूक्रेन बोलेगा मेरे से गलती हो गया, माफी करो, मैं पूरा देश ही रशिया को देता हूं, उस दिन ही ये युद्ध रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो पोलैंड में घुसेगा। पोलिश नो, और पोलैंड जितना भी बात कर ले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फोर्स वेरी वेल ट्रेन, दे आर नो मैच टू एनी प्रोफेशनल आर्मी। पोलैंड की कंडीशन पाकिस्तान की जैसी है, युद्ध से पहले दे आर ग्रेट हीरोज, युद्ध के समय दे शो द रियल कलर्स। पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो वाकई मतलब जेलेंस्की को तो अब घुटनों पे क्या लेट लेट कर कह देना चाहिए कि पूरे देश पे कब्जा कर लो, क्योंकि उस वो तो ना घर का रहा ना घाट का। जिस नाटो में शामिल होने के लिए रोता पीटता था, उस नाटो में भी तो शामिल नहीं किया यूएस ने, हथियार भी दिए और लड़वाता भी रहा। नुकसान किसका हो? यूएस का तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। कितने लोग मारे गए वो तो यूक्रेन के मारे गए, तो जोकर ही साबित हुआ है वो। लेकिन एक दूसरा फ्रंट है, अभी जो 20 दिन पहले बड़ा समझौता हुआ था, पीस एग्रीमेंट हुआ था, वहां देख लीजिए क्या हो रहा है। वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ रही हैं। जिस तरह के दावे उन्होंने किए थे कि समझौता हो गया, बहुत कुछ होने वाला है, अब देखो इसराइल ने ठोक दिया ना फिर से गाजा को। हमास को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ रहा है कि हमास तो बात ही नहीं मान रहा है, अगर बात नहीं मानेगा तो फिर उसका सफाया हो जाएगा। तो ये तो सबको पहले ही पता था। मैं जेलेंस्की के बारे में एक आपको ट्रूथ बताता हूँ, वो अपने ही लोगों से बचता हुआ फिर रहा है। ओके, उसके खुद की आर्मी के लोग उसको नहीं छोड़ने वाले, तो इसलिए उसको अमेरिका को बचाना पड़ेगा। तो या तो अमेरिका आएगा, या फिर अगर रशिया गया तो रशिया में अगर रशियन गवर्नमेंट उसको एश्योरेंस देती है एज ए शेल्टर, तो वो रशिया में उसको कहीं और रखना पड़ेगा, बिकॉज रशियंस आर आल्सो नॉट गोइंग टू लीव हिम। तो जेलेंस्की की हालत न घर की न घाट की, इसको राहुल गांधी सीख लें, क्योंकि उनके साथ भी वैसी हरकतें हो सकती। नाउ आपका जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, क्वेश्चन किसके ऊपर था? मैं ये जानना चाह रही थी कि जो इसराइल ने गाजा में फिर ठुकना हाँ, शुरू कर दिया है, वो तो मतलब उसमें भी तो ट्रंप की जितनी दावे थे सबकी हवा निकल गई। आपको पहले ही बताया था कि क्यों नेतन्याहू नहीं गए। कोई नेतन्याहू अच्छा। नहीं है वहां पे पीएलओ के भी लोग नहीं है, जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के भी लोग नहीं है। वहां पे कौन लोग थे? क्योंकि पर्पस ही उस मीटिंग का कुछ और था। पर्पस उस मीटिंग का था फॉर द वो पीस ट्रीटी नहीं थी, वो कोई पीस ट्रीटी नहीं थी। द पर्पस वाज कि ट्रंप वहां पे जाके कुछ दिखाए कि वो चल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर आए, तो कुछ और पर्पस था उस मीटिंग का। तो वो मीटिंग भी वाज जस्ट ए आई वॉश, मतलब उसमें कोई पीस की बात नहीं हुई। और उस मीटिंग के खत्म होते ही इसराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया, प्लानिंग शुरू कर दी, और अब तो उसको पूरा वेग करके छोड़ेंगे। ये तो पहले से हम लोग को मालूम था। अभी तो बात हो रही है गाजा की। मैं तो एक्चुअली मैं मतलब चाहता नहीं, मतलब जो व्हाट आई एम सीइंग इज कि वेस्ट बैंक पे अभी नहीं छोड़ा जाएगा। तो वेस्ट बैंक के लोगों को खाली करके जाना पड़ेगा जॉर्डन में, जिसके लिए किंग ऑफ जॉर्डन हैज एग्रीड। और गाजा के लोगों को जाना पड़ेगा इजिप्ट में, जिसके अंदर ऑलरेडी एग्रीमेंट आ चुका है। तो तभी ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होगा, बिकॉज पैलेस्टीनियंस को आप चाहे पैसा दे दो, पैलेस्टीन पाकिस्तान सेम है, आप पैसा दे दो, आप उनको ट्रीटीज दे दो, आप उनको वेपन्स दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन दे विल स्टिल फाइट विद इंडिया, क्योंकि वो हेट्रेड है, वहां पे एंटी ज्यू है और पाकिस्तान में एंटी हिंदू है। तो किसी और तरीके से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो भारत को भी परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, और ये लोग परमानेंट इलाज कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो अदर वे। और दूसरी तरफ अभी जो एक्साइज त्रिशूल शुरू हो रही है 30 अक्टूबर से वेस्टर्न फ्रंट पर भारत में, जिसके लिए नोटैम भी घोषित किया गया है। 11 नवंबर तक ये सब कुछ चलेगा। उससे भी तो पाकिस्तान बहुत डर गया है। पाकिस्तान ने तो अपना एयर स्पेस 28 अक्टूबर को ही बंद कर दिया था डर के मारे। चाहे वो एयर स्पेस बंद करें या खोलें, भारतीय सेना को कोई परमिशन लेने की जरूरत तो नहीं होती है। तो वो बंद कर दें, उस पर लॉक लगा दें, छतरी लगा दें, कुछ भी कर ले वो लोग। अगर भारतीय सेनाएं 5 मीटर के बंकर को ढूंढ के
24 बाय 24 इंच का होल देखकर 300 मील से उसको उड़ा सकती हैं, तो क्या कौन सी छतरी लगा के करेंगे वो? तो पाकिस्तान का नौटंकी चलता रहेगा ये। तो मेरे हिसाब से उन्होंने नो टाइम को बस न्यूज़पेपर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट डाला होगा और बस भारतीय मीडिया ने इसको पिकअप कर लिया। पाकिस्तान का कुछ भी बचा ही नहीं है। तो वो उनका एक एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कंट्री पूरी आर्टिफिशियल कंट्री है, हिंदुओं की जमीन है, चोरी का नाम पाकिस्तान है। तो व्हाई देयर इज अ नीड? तो पाकिस्तान चिंता करे, परेशान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज पीपल, ये जो लोग हैं वहां पे रहने लायक ही नहीं, इंसान ही नहीं है ये लोग। तो इनको आप खुला छोड़ देंगे, कल किसी और को आके मार देंगे, कल बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे पाकिस्तान मुंबई में आके या किसी और सिटी में आके। और बार बार ये लोग, अभी उनके कोई सुपर मोटिवेटर स्पीकर बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। तो तो ये लोग तो बस यही सब काम करते रहेंगे और ऑफर कर रहे हैं बांग्लादेश को कि मेरा पोर्ट ले लो। मैं बोल रहा था तुम्हारे पोर्ट से तुम्हारा एक्सपोर्ट नहीं होता है, बांग्लादेश क्या करेगा? इसे जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट कहाँ क्या करेगा? कितना कुछ तो भारत आता था, अब तो वो भी नहीं आ रहा है भारत में। तो वहां के जो हालात बने हुए हैं उसमें कहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक्साइज त्रिशूल है जिसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल हैं, 11-12 दिन का ये एक्सरसाइज है, 28,000 फीट तक नोटेम की घोषणा की गई है, यानी कि इतनी ऊंचाई तक भारतीय वायुसेना अपना धमाल मचाएगी। तो इस टाइम पर जब बांग्लादेश में हालात बड़े खराब हैं, हमारा जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां पर रायता फैलाने की कोशिश हो रही है, बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान ने, तालिबान ने घेरा हुआ है पाकिस्तान को, ऐसे मौके पर भारतीय सेना का इस तरह का एक्सरसाइज क्या दर्शाता है? प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन है कि देखिए भारत सिर्फ पाकिस्तान की ओर नहीं देख रहे। आप ये बात भूल गए कि तालिबान ने अभी उनको ऑफर किया बाग्राम एयरबेस, ठीक है, टाइजनी एक एयरबेस है तजाकिस्तान में, वो भारत ने उसको वेकेट शायद करने वाले, और बग्राम ऑफर किया। ये गेम कुछ और ही लेवल पे है, मतलब कि भारत की सीमाएं बलूचिस्तान के पश्चिम में जाने वाली है, ये गेम है। और जो ये पॉपुलेशन है, अब जिसको गधे पे बैठ के निकलना है अभी निकल जाओ, अभी समय है। क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो ऑफर है वो यही है कि तुम अपनी सेनाओं को निकाल लो, लेट भारत डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। क्योंकि सऊदी अरेबिया को भारत से दोस्ती बढ़ानी है। भारत इज वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर विद द लॉस टू रशियंस। तो सऊदी अरेबिया का फोकस एकदम अलग है। और तो पाकिस्तान जो है ऑपरेशन त्रिशूल से डरे या ना डरे, भारत को फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज ये प्रिपरेशन कुछ और लेवल की है, किसी और चीज के लिए। क्या पता भारत को सुएज कनाल तक सिक्योर करना पड़े, क्या पता कोई रोग एलिमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान ट्राई टू अटैक इंडियन सिटीज, और पनिशमेंट इतनी सिवियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान शुड नेवर कम बैक, उसकी आर्मी डिस्बैंड हो जानी चाहिए। तो ये डर उनका, मैं तो सोचता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो इन लोगों ने हिंदुओं के साथ किया पाकिस्तान में, आई कैन नेवर फॉरगेट। वो कहानियां तो आज भी चलती हैं। वो तो हिंगलाज माता ने किस तरह बचा के रखा हिंदुओं को वहां पे, लेकिन वो कहानियां तो बड़ी दर्दनाक है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो तो बड़ा छोटा है, वो जो हुआ पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ, और डेली होता है वहां पर। तो ये जो टेरर स्टेट है जिसको अमेरिका सपोर्ट करके पाल के रखता है, उसके लिए तो ऑपरेशन त्रिशूल या जो भी हो, तो भारत ऑलरेडी दिखा चुका है। ये तो एक्सरसाइज त्रिशूल है, ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री बोला नहीं है, भारतीय सेना ने बोला नहीं कि बंद हो गया, वो चल रहा है। तो उसमें अगर वो चल रहा है, इसका मतलब ये है कि सब तरफ पीछे न पीछे काम चल ही रहा है। तो ये सारी जो न्यूज आ रही है पाकिस्तान से, दे आर ऑल फेक न्यूज, या फिर कोई भारतीय मीडिया ही उसको रिपोर्ट कर रहा है। बिकॉज पाकिस्तानियों को भी पता है कि वो कितना भी नो टाइम इशू कर ले, दे कांट सेव, बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हुए, ओके। 5 महीने में क्या आप एयर डिफेंस रिपेयर कर लेंगे? नहीं। कहां से लाओगे इक्विपमेंट्स? कितने लेकर आओगे?
दूध का जला छाछ कोई फूंक मार मार कर पीता है। 9 मई को नो टाइम की घोषणा की थी, आपको याद होगा, तब कहा गया था हम हमारा एयर फोर्स जो है कुछ एक्सरसाइज करेगा 9 मई को, लेकिन हमने तो 7 मई को ही ठोक दिया था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं 30 को शुरू होगा, कहीं ऐसा ना हो कि 28 को या 29 को, इसीलिए उन्होंने पहले से ही एहतियातन अपने यहाँ का एयर स्पेस बंद कर दिया। और उनको ये भी याद नहीं रहा कि हमने तो अपनी जमीन से मिसाइल चला चला कर उनको ठोक दिया था, वो काम तो हम अभी भी कर सकते हैं। नहीं, हमारे प्लेन्स ऊपर तो घूम रहे थे, हमारे प्लेन्स, देयर आर वीडियोस ऑफ पाकिस्तानी शोइंग, हमारे प्लेन ऐसे उड़ रहे हैं जैसे उनका ही आकाश है, एक्चुअली हमारे ही आकाश है वो। तो लेकिन तो उससे चल रहा था। अगर अगर भारत ने, क्या पता भारत बगराम भी से अटैक कर दे, तो पाकिस्तान के पास कोई जगह नहीं छुपने की। मैं तो उनको बोलता हूँ कराची पोर्ट को अच्छी तरह यूज करें, शिप्स रेंट पे ले और निकल जाए मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां भी जाना। सिंधु नदी तो हमारी है, सिंधु नदी तो हमारी माता है, हमारे लिए सर तो अभी उतनी पवित्र है गंगा के जितनी। सर अभी सरक्रिक को लेकर भी तो क्या कहा था हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कि वो कराची को वहीं से रास्ता जाता है, और अभी पाकिस्तानी आर्मी का कोई जनरल था जिसने सरक्रिक के इलाके का दौरा भी किया था, और वहीं पर ही अब ये ऑपरेशन त्रिशूल कह लो या एक्साइज त्रिशूल वहीं पर तो होनी है। सी, पाकिस्तानियों को भगवान ने जब दिमाग बुद्धि बांट रहे थे, उनको बुद्धि नहीं दी कभी। तो अब ये सर क्रीक के एरिया में भारत को चैलेंज करना चाहते हैं। 1948 की पॉलिसी, ये 2025 है। अब उस समय भारत जो था वो अलग भारत था। अब भारत इज नोन इन द वर्ल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग फोर्सेस और द मोस्ट वेल इक्विप्ड इन लास्ट 11 ईयर्स। तो कुछ चांस ही नहीं है। आप क्या उड़ाओगे? टर्की के ड्रोन उड़ाओगे? टर्की के ड्रोन तो पका के खा जाएंगे यहाँ पे लोग। तो कहाँ पे आप क्या उड़ाओगे अपने उधर? कुछ है नहीं आपके पास। आप JF-17 उड़ाओगे, F-16 की तो चट्टी बनाते हैं। हमारे MiG-21 उड़ा देता है, MiG-21 उड़ा देता था, अभी तो MiG-21 नहीं रहा, रिटायर कर दिया भारतीय फोर्स ने। बट उनके पास, आपके इनके पास कोई एसेट्स ही नहीं है। बोलते हैं फतह 1 फतह 2, फतह 1 तो जमीन पे फट जाती है, उड़ती नहीं है। तो अब क्या, आप कैसे लड़ोगे? क्या क्या करोगे? आई थिंक इस बार भारत को विभाजन करना ही चाहिए इस देश का, और हमारा हिस्सा तुमको चाहिए, और बाकी देश तो बाकी लोग वहां पे जीते अपना, दे शुड क्लेम, एवरीबॉडी शुड क्लेम। जब तक कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त एक्शन नहीं लेगा, कोई भी कंट्री भारत को सुपर पावर नहीं मानेगा। ये सारा गेम सेनाओं का होता है। सैन्य शक्ति सर्वोपरि होती है, और उसके पहले आती है गुप्तचरी, फिर थर्ड लेवल पे आती है डिप्लोमेसी। अभी तक क्या होता था, हम लोग डिप्लोमेसी करते थे क्योंकि हमारी सेनाओं के पास कुछ था ही नहीं, कमजोर होकर रखा हुआ था। तो पहली बार भारत सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है। सेनाएं फर्स्ट, बाद में मतलब गुप्तचरी, सेना, और बाद में डिप्लोमेसी। तो जयशंकर जी का इज द स्वीटेस्ट मोमेंट फॉर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री राइट, क्योंकि उनको अब वो दे कैन गो विद द हेड हाई, ट्रम्प से मिल सकते हैं, क्योंकि सेना अपना बाकी काम कर रही है। तो पाकिस्तान का इलाज सेनाओं के माध्यम से ही होगा, और कुछ इलाज ही नहीं है इसका। और जब पाकिस्तान का इलाज होगा तो अपने आप डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को एक बड़ा मैसेज मिल ही जाएगा। अमेरिका का ही वो, पाकिस्तान का इलाज नहीं है, वो अमेरिका का इलाज है। बिल्कुल। एक बार तो हमने दिखा दिया आलू बम फोड़ के वहां पे, अब उन्होंने सारे अपने समेट लिए, तो अब पता लगा रहा है कि सारे बम ही उनके थे, एक भी पाकिस्तान के हाथ में नहीं था। तो सऊदी अरेबिया को कौन सा बम मिलेगा? इस्लामिक बम, अमेरिकी बम। क्या अमेरिका फटने देगा कहीं पे? नहीं, बिकॉज ये यूके का एक्सपीरियंस है कि जितने भी बॉम्ब वो कैरी करते हैं प्लेन में, वो सारे के सारे बॉम्ब डर निकलते हैं। यूके का एक्सपीरियंस, B-61 बोलते हैं उसको, B-61 या B-82, तो वो एक्चुअल नेम है उस बॉम्ब का जो प्लेन से गिराए जाते हैं। कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं इनके पास। और अगर इन्होंने गलती से अमेरिकन बॉम्ब यूज करने की कोशिश करी, गलती से, भारत की पॉलिसी तो बदल चुकी है, राजनाथ सिंह बोल चुके हैं काफी साल पहले कि इफ हमको ये आइडिया होगा कि आप लॉन्च कर सकते हो, दैट्स अ सेकंड स्ट्राइक फॉर अस, नॉट द फर्स्ट स्ट्राइक। तो आलू बम को, अमेरिकी आलू बम को अगर हाथ लगाया पाकिस्तान ने तो भी जाएगा, और जो कुछ भारत इस वक्त वेस्टर्न सेक्टर में करने जा रहा है, जो भी ऑपरेशन त्रिशूल या एक्साइज त्रिशूल होने जा रही है, वो वाया
पाकिस्तान अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है भारत की तैयारियों का। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।